हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए मैथ का एक बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले दो वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उस वीडियो से आपके प्रॉब्लम काफ़ी सारे जो है सॉल्व होने वाला है। इस तीसरे वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसको ज़रा हम समझते हैं आज। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये पूरे 10 से 12 नंबर का लेसन है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी को लेकर जो है हम उसी को लेकर जो है चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के ऊपर, जिसमें 1.1 प्रश्नावली जो था उसका पहला क्वेश्चन और उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव पर भी चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में उससे आगे बढ़ेंगे हम, उससे अगला क्वेश्चन जो बनने वाला है उस सब को जो है देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में हर एक सब्जेक्ट का बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज का वीडियो क्या होने वाला है, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली जो 1.1 है। प्रश्नावली 1.1 जो है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इन तीनों सवाल के ऊपर जो उदाहरण बनते हैं आपके बीटीसी के अंदर, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण को भी हम लोग देखने वाले हैं। उदाहरण संख्या 2 देखेंगे और उदाहरण संख्या 3 देखेंगे। ठीक है, ये दोनों उदाहरण को भी हम जो है देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बड़े ही बेहतरीन तरीका से सिखाएंगे, दिमाग में सीधा छप जाएगा। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़ के जाइएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अंत तक बस बने रहिएगा, दिमाग में छापने की मेरी गारंटी है। बस आप लोग अंत तक रहिएगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और साथ में एनसीईआरटी बुक का जो 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5, क्योंकि 3 नंबर और 1 नंबर जो है पहले ही हम लोग जो है इससे पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, उदाहरण 2, 3, यानी इन सारे क्वेश्चन के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस ऑब्जेक्टिव पर भी जो है चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछते हैं और पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को करवा के भी दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं जो है हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सवाल क्या है जरा इसको देखते हैं। सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहां पर हमको दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक आपके किस रूप में, 6q+1 के रूप में, 6q+3 के रूप में या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, जहां पर q क्या है, q एक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए विषम पूर्णांक की जब भी बात करेगा तो याद रखिएगा, जिस संख्या के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये सभी संख्या आपका विषम कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम कहलाता है। ठीक है, और जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो सभी संख्या आपका सम कहलाता है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से हम दिखाएंगे, ये बात प्रूव करके दिखाएंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 यहाँ पर है, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। जरा गौर कीजिएगा हमारी बातों पे, यहाँ लिखा है विषम पूर्णांक 6q+1, इसमें q क्या है, q आपका जो है ना पूर्णांक है। q क्या है, पूर्णांक, वो भी कौन सा पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक है।
यानी धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब हुआ गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, यानी इसके जगह पर कोई भी गिनती की संख्या हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी गिनती की संख्या हम लिख सकते हैं। किसके जगह पर? Q के जगह पर। तो आप Q के जगह पर रख के देखिए गिनती की संख्या, पहले 1 रख के देखिए, तो 6 गुना 1 प्लस 1, तो 6 में 1 से गुना करने पर 6 होगा, प्लस 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए? 7 हुआ। अब बताइए ये विषम संख्या बन के आया कि ना आया? बिल्कुल आ गया। यहाँ पर भी आप Q के जगह पर, Q पूर्णांक है तो Q के जगह पर इस गिनती की संख्या को रखिए, कोई भी नंबर डाल दीजिए, 1 डालिए या 3 डालिए या 2 डालिए, कोई भी नंबर डालिए। हर वक्त माने जब भी इसमें से कोई भी नंबर डालिएगा तो हर बार जो आएगा नंबर वो विषम ही आएगा। कैसे विषम आएगा? तो देखिए 6 गुना Q के जगह पर 2 रख के देखिए, 2 रख के प्लस 3, तो 6 दूना कितना हुआ? 12, प्लस में 3, तो 12 3 कितना हुआ? 15। कोई भी मतलब इसमें से देखिए 6Q प्लस 1 है, 6Q प्लस 3 है, 6Q प्लस 5 है, ये तीनों में से किसी में भी आप डालिएगा ना Q के जगह पर, ये नंबर में से कोई भी नंबर डालिएगा Q के जगह पर, तो हर बार जो निकल के आएगा संख्या वो विषम संख्या ही निकल के आने वाला है। ठीक है ना? ये किस लिए होता है पता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा है? देखिए प्लस 5 लगा है, और 5 क्या बोले हैं कि जिसके अंत में 5 हो, 3 हो, 1 हो, 7 हो, 9 हो, वो सभी नंबर विषम संख्या होता है। तो यदि इस नंबर के लास्ट में 5 है तो ये संख्या विषम संख्या होगा। ठीक है, Q के जगह पर आप कोई भी नंबर डाल के चेक करिएगा तो आपको हर बार विषम संख्या ही आएगा। यहाँ पर 1 है ना, तो Q के जगह पर आप 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे 4 रखिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखिएगा तो हर बार विषम संख्या ही बन के आएगा। यहाँ पर भी वही तरीका अपनाना है। Q के जगह पर कोई भी नंबर डालिएगा, लास्ट में क्या है? प्लस 3 है ना, तो ये विषम संख्या ही बन के आएगा। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा, अगर नहीं चल रहा है तो चलाइए। ठीक है, वो बात क्या है कि मान के चलिए इसके लास्ट में 1 है, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, तो ये सभी नंबर विषम संख्या बन के आ रहा है। तो सम संख्या के लिए क्या है तरीका? सम संख्या के लिए क्या है? तो सम संख्या होगा तो उसके लिए 6Q प्लस 0 होगा। ठीक है, 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 2 हो जाएगा, या 6Q प्लस 3 होगा, सॉरी 4। ठीक है, 3 नहीं 4, 6Q प्लस 6 नहीं होगा, 4 तक ही रहेगा। ठीक है, 4 तक ही रहेगा, माने जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर है ना, तो समझिएगा कि वो सम का रूप कहलाएगा। अब बताइए 6Q प्लस 0 को हम सीधा 6Q भी लिख सकते हैं, सीधा 6Q भी लिख सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6Q है ना, क्योंकि प्लस माइनस में 0 का वैल्यू नहीं है ना। चलिए 6Q प्लस 2। अब बताइए Q इसमें क्या है? पूर्णांक है, माने Q के जगह पर पूर्णांक संख्या डाल के चेक करिए तो हर बार सम आता है कि नहीं आता है? कोनों में रख लीजिए। चलिए इसी को रख के चेक करते हैं। ये सभी जो है ना, सभी सम संख्या का ही रूप है। ठीक है, 6Q प्लस 0, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, ये सभी सम संख्या का ही रूप है। इसमें से ये तीनों है ना, तीनों में से किसी में भी Q के जगह पर पूर्णांक संख्या रखिएगा, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, पूर्णांक संख्या डालिएगा Q के जगह पर, तो हर बार ये बन के क्या आएगा? सम संख्या ही बन के आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर 6Q है ना, तो Q के मान 1 रखते हैं, तो 6 गुना Q के जगह पर 1 रखे तो कितना आया बताइए? 6 ना आएगा? 6 आएगा ना, तो सम हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब 2 रख के देखते हैं, तो 6 गुना Q के जगह पर 2, तो कितना हुआ? 12। अब बताइए 12 भी सम संख्या है कि नहीं है? चलिए अब 3 रख के चेक करते हैं, तो Q के जगह पर रखेंगे 3, तो कितना होगा? 18। ये भी सम संख्या है, यानी Q के जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखिएगा तो हर बार ये सम संख्या बनकर ही आएगा। वही चीज़ इसमें भी हो जाएगा, आपका सेम चीज़ हो जाएगा। यहाँ क्या है? 6Q प्लस क्या है? 2 है ना, इसमें भी Q के जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखिएगा तो हर बार सम संख्या बन के ही आएगा। जैसे 6 गुना Q के मान 1 रखिए तो प्लस 2, 6 इकाई 6 प्लस 2 कितना हुआ? ये 8 हुआ। 8 कौन संख्या है? सम संख्या है। इसी प्रकार अब 2 रख के चेक करिए, तो 6 गुना Q के जगह पर 2 रखिएगा प्लस में 2, ठीक है, तो 6 दूना हो जाएगा 12 और प्लस में 2, तो 12 2 14, ये भी सम संख्या। यानी Q के जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखते हैं तो वो सम संख्या ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, और जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सभी नंबर सम संख्या का रूप होता है। अगर मान के चलिए आपसे पूछ ले कि सम संख्या का ये रूप है, ये सम संख्या का रूप है जिसमें Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो कहिएगा बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर सम लगा हुआ है और यहाँ Q है, इसका मतलब यहाँ प्लस 0 रहा होगा,
प्लस क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तभी तो प्लस में 0 को हटा के सीधा 2q लिख दिया गया है, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार आपसे पूछ देगा 4m सम संख्या का रूप है जिसमें m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो बिल्कुल है, ठीक है। तो चलिए सवाल पर अब आते हैं हम लोग। सवाल क्या है, इतना बातें, ये बेसिक बातें थी, इसको अगर आप समझ गए हैं तो फिर सवाल को समझने में कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं होने वाला है। आज के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं आज की इस सेशन में, वो सारे क्वेश्चन जो है इसी पर रिलेटेड है, इसी पे जो है जुड़ा हुआ है इसी से, इसीलिए इसको समझना जो है हमारे लिए ज़रूरी था, आपके लिए ज़रूरी था, इसीलिए जो है हम बता दिए हैं, ठीक है। चलिए तो सवाल पे सीधा बढ़ते हैं, सवाल को सीधा हम हल करते हैं। चलिए सवाल क्या है जरा पढ़ते हैं एक बार फिर से। सवाल अपना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, अब देखिएगा इसके लास्ट में +1 है ना, विषम कह रहा है तो यही सम कहा था तो यहाँ क्या होता, 0 होता, समझ रहे बात। यहाँ पर लिखा है 6q + 3, लास्ट में विषम, देखिए 3 है ना, विषम संख्या है ना, या 6q + 5, लास्ट में 5 है ना, ठीक है। ये है जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। आप सोचते होइएगा कि सर जी 6q + 5 लिखा है, क्या लिखा है, 6q + 5 लिखा है, 6q + 7 क्यों नहीं लिखा है, 6q + 9 क्यों नहीं लिखा है। तो ये इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि b का मान आपका 6 है, माने ये 6 जो है ना ये b का मान है। देखिए ये आपका कहाँ से बना हुआ है, तो a = bq + r जो होता है ना, यूक्लिड का कथन, a = bq + r जो होता है, यूक्लिड भाई साहब का कथन जो होता है, उसी से बना हुआ है ये, ठीक है। तो a बराबर b का मान कितना ले लिया गया है, 6 ले लिया गया है, तो 6q + r ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी भाग के अंदर ये b होता है, ये a होता है, ये q होता है और ये अपना r होता है। तो b का जो मान होता है, b का मान वो r के मान से हमेशा बड़ा होता है। b का जो मान होता है, माने जिस नंबर से हम भाग देते हैं वो नंबर हमेशा शेष फल से बड़ा ही आता है, ये बात आप लोग गौर करे होइएगा, ठीक है। यानी किसी भी भाग में जो r का मान होता है, शेष जो होता है ना, वो हमेशा किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है, b से छोटा होता है, b से छोटा, माने r से हमेशा बड़ा होता है कौन, b। लेकिन r का मान जो है कभी कभी 0 भी आता है, तो r का मान 0 भी आता है या 0 से बड़ा भी आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 0 से बड़ा होता है r का मान या 0 के बराबर होता है r का मान, 0 के बराबर होता है r का मान, 0 के बराबर होता है r का मान। तो 0 के बराबर भी होता है r का मान या 0 से बड़ा भी होता है, क्योंकि देखिएगा आप लोग जब भाग देते हैं ना, तो कोई भाग में शेषफल 1 आ गया, ठीक है, शेषफल 2 आ गया, 3 आ गया, मतलब 0 को छोड़कर कोई नंबर आता है प्लस में, ठीक है। तो 0 को छोड़कर कोई प्लस में नंबर आ रहा है, इसका मतलब r का मान जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। या फिर कभी कभी r का मान 0 आता है, माने पूरा भाग कट जाता है तो 0 आ गया। तो ऐसे स्थिति में जब 0 आ रहा है r का मान, तो बोलेंगे कि r के बराबर है 0, माने 0 के बराबर है r का मान, या 0 से बड़ा आ रहा है तो बोलेंगे 0 से बड़ा है r का मान, ठीक है। अब इन दोनों बात को एक ही लाइन में दिखाने के लिए क्या करेंगे, 0 से बड़ा या बराबर r का मान लिखेंगे, ऐसे 0 से बड़ा या बराबर लिखेंगे r का मान। लेकिन r के मान से हमेशा बड़ा होता है किसका मान, b का मान, r के मान से हमेशा बड़ा होता है किसका मान, b का मान। देखिए 0 से हमेशा बड़ा r का मान नहीं होगा, क्योंकि 0 के बराबर भी तो कभी कभी शेष आता है ना, इसीलिए 0 से बड़ा या बराबर होता है r का मान, लेकिन r से हमेशा बड़ा होता है b का मान। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो r का मान होगा वो b के मान से हमेशा छोटा होता है। तो इसमें b का मान 6 है, तो r का मान 7 कैसे हो जाएगा बताइए। ये r के जगह पर है, देखिए a = bq + r होता है ना, तो यहाँ पर b की जगह पर हो गया 6 और r की जगह पर हो गया आपका 5, 3, 2, ठीक है, r की जगह पर। तो r के जगह पर b के मान से कैसे बड़ा हो जाएगा r का मान, इसीलिए यहाँ 6 है तो यहाँ 5 तक ही हो सकता है, ठीक है, 5 से बड़ा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा, ये वाला बात आपके दिमाग में चला गया होगा। चलिए अब इसको हम बना के दिखाते हैं आप लोगों को कि सवाल बनता कैसे है, ठीक है। चलिए ये सारी बातें काम की थी इसीलिए बता रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि ये सारी बातें जो है हम फालतू में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये सारी बातें काम की है, आप लोगों के काम की, इसीलिए हम आपको बतला रहे हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं जरा। सबसे पहले क्या स्टेप लेंगे हम, कौन से स्टेप ले रहे हैं उसको जरा आप लोग गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखना है हल, ठीक है। हल लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर तो 2 है, ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना
माना कि, देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक एक मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं a, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए, a मान लिए, और b का मान कितना हो जाएगा, b का जो मान होगा, b का मान वो आपका 6 हो जाएगा। अब ये 6 ही क्यों है b का मान, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है ना, ये फार्मूला जो है यूक्लिड का, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 6q प्लस 1 लिखा है, माने r के जगह पर 1 आ गया और b की जगह पर कितना आ गया, 6 आ गया, फिर 6q प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी b की जगह पर हमेशा क्या है, 6 आ रहा है, b की जगह पर हमेशा 6 आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए b का मान 6 आ गया, माने b का मान, b यहाँ होता है ना, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो आपको भी पता होगा कि यदि b का मान 6 है तो r का मान 6 से कम तक होगा, यानी 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, क्योंकि अगर 6 से भाग दीजिएगा, किसी भी नंबर को 6 से भाग दीजिएगा तो जो शेषफल आने की संभावना है वो 0 या फिर 1 या 2 या 3 या 4 या 5, इसी में से कोई नंबर आने की संभावना है। आप चेक कर लीजिएगा, 6 से भाग देकर किसी भी नंबर को देखिएगा, शेषफल इसी में से कोई ना कोई आएगा आपका, ठीक है। तो यदि b का मान है 6 तो r का मान कहाँ तक जाएगा, 6 से 1 कम तक, माने 5 तक। अगर b का मान होता 8 तो r का मान जाता 7 तक, b का मान होता 12 तो r की मान जाता 11 तक, ठीक है ना। तो देखिए अभी हम आपको क्या बताए हैं कि जहाँ 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, देखिए 0 से बड़ा भी होता है या 0 के बराबर भी होता है, किसका मान, r का मान, लेकिन r से हमेशा बड़ा होता है किसका मान, b का मान। ये बात ये बताए थे आपको हम कि जिस संख्या से भाग देते हैं ना, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। तो जो r होता है, r शेषफल, उससे हमेशा बड़ा होता है कौन, b का मान, लेकिन r का मान कभी कभी 0 भी आता है, कभी कभी 0 से बड़ा भी रहता है r का मान, ठीक है। इसीलिए इन दोनों बातों को अगर हम एक ही पंक्ति में कह दे, एक ही लाइन में कह दे, तो इसके लिए बोलेंगे कि 0 से बड़ा या बराबर r। देखिए इसका मतलब बड़ा होता है, और जब बड़ा के नीचे ये लगा देंगे ना तो बराबर हो गया, माने बड़ा भी हो गया या बराबर भी हो गया, तो बड़ा या बराबर r, लेकिन r से हमेशा बड़ा होता है b का मान, ठीक है। यहाँ बराबर नहीं भरना है, केवल बड़ा लगाना है, ठीक है। चलिए तो हो गया, b का मान कितना हो गया, 6 हो गया, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, लेकिन r से बड़ा b। तो बताइए अगर b का मान है 6 तो r का मान कहाँ तक जाएगा चला, तो r का मान जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी b का जो मान है ना उससे 1 कम तक, ठीक है। अगर b का मान 9 होता यहाँ पर तो यहाँ 8 तक मान आता। समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे कौन सा स्टेप लेना है उसको जरा समझिए। इसके आगे आपको लिखना है कि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है, प्रमेय से। बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, तो वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड का फॉर्मूला है ना। तो चलिए अब क्या करना है, b का मान कितना रखना है, 6, क्योंकि सवाल में b का मान कितना 6, और यहाँ धनात्मक पूर्णांक किसको मान लिए हैं, a को मान लिए हैं, तो ठीक है। चलिए a बराबर b की जगह पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6q प्लस में r। अब इसको मान लेते हैं समीकरण पहला, ठीक है, ये हो गया समीकरण पहला। अब इसी समीकरण में हम बारी बारी से r का मान चेंज करते जाएंगे, केवल r का मान, ओनली फॉर r का मान चेंज करेंगे, ठीक है। r का मान चेंज करना है बारी बारी से। पहले r का मान रखना है 0, क्योंकि r का मान 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो पहले r का मान रखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, बारी बारी से रखते चले जाएंगे हम, ठीक है इसमें। तो चलिए यहाँ पर बोर्ड साफ कर लेते जरा सा यहाँ पर, ठीक है, तब जाके स्पेस बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करना है, बारी बारी से r का मान समीकरण फर्स्ट में चेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे कि इसीलिए r बराबर 0 रखने पर, शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से, 0 रखने पर, ठीक है, 0 रखने पर। इस समीकरण के अंदर r का मान रखेंगे 0, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a बराबर 6q
और प्लस में 0 हो जाएगा, क्योंकि r के जगह पर केवल 0 बदलना है, बाकी a जैसे है वैसे ही रहेगा, 6q जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए तब ये हो जाएगा अपना a बराबर सीधा सीधा 6q। क्यों ऐसा लिखे हम सीधा 6q? क्योंकि प्लस माइनस में 0 का वैल्यू नहीं है, तो सीधा हम 6q लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से r का मान चेंज करेंगे। अब r का मान रखेंगे कितना? 1। बारी बारी से सब मान रखना है आपको समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में 0 डाल दिए, अब 1 रखेंगे, तो पुनः r बराबर रखना है आपको कितना? 1। तो यहाँ 1 रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, तब ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस में 1, क्योंकि इस समीकरण में केवल r का मान चेंज करना है, जहाँ पर r रहेगा वहाँ पर 1 डाल दिए। ठीक है, फिर से आ जाइए, पुनः लिखिए, पुनः r बराबर कितना रखने पर? 2 रखने पर, 2 रखने पर। ठीक है, 2 रखने पर, चलिए ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस में 2। हर चीज़ समीकरण 1 का वही है, बस r के जगह पर हम चेंज करते जा रहे हैं मान। फिर से आइए, फिर से, तो पुनः r बराबर कितना रखे? अब 3 रखने पर, 3 रखने पर, ये पांचों मान रख देना है हमको। ठीक है, रखने पर, तब ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस में 3। ठीक है, 3 तक आ गए। अब 2 मान हमको और रखना है, 4 और 5। तो चलिए इसको ज़रा सा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर ज़रा सा कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, ऊपर कर लिए इसको। ठीक है, चलिए क्या रखना है? r का मान रखना है अब 4, अब फिर रखना है 5। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे पुनः r बराबर 4 रखने पर, पुनः r बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका a बराबर 6q प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी मान बच गया है, वो है 5 आपका। तो पुनः r बराबर 5 रखने पर, पुनः r बराबर कितना रखने पर? 5 रखने पर, 5 रखने पर, तब ये हो जाएगा आपका a बराबर 6q प्लस में 5। तो ये पांचों मान चुपचाप आपको डालते चले जाना है समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, ये मान डालने के बाद हमसे सवाल क्या पूछ रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के, देखिए सवाल क्या था? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए कहाँ कहाँ आंसर अपना बन के आया, देखिएगा आंसर कहाँ कहाँ बन के आया है। एक आंसर तो आपका यहाँ पर दिख रहा है 6q प्लस 1, एक दिख रहा है आपका 6q प्लस 3 यहाँ पर, और एक दिख रहा है सबसे लास्ट में 6q प्लस 5। तो ये तीनों के तीनों आंसर अपना दिख गया है। ठीक है, दिख गया है, तो यहाँ पर हिंदी में कुछ बातें लिखना पड़ेगा हमको। हिंदी में लिखेंगे कि अतः कोई भी ठीक है धनात्मक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का? तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हिंदी हमको लिख के दिखा देना है। ठीक है, अब ये हिंदी हम कहाँ से लाए हैं? तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, ये हिंदी जो है ना हम सवाल का ही उठा लिए। देखिए सवाल में आपको दिख रहा होगा हिंदी, यहाँ पर सवाल में कुछ हिंदी लिखा हुआ दिख रहा होगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ से उठा लिया है हमने, यहाँ से उठाया है, ये माना कि दर्शाइए कि हटा दिए हैं, और यहाँ लिख दिए हैं अतः, यहाँ लिख दिए क्या? अतः लिख दिए, लिखे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये सारा लाइन यहाँ पर उठा लिए हैं और ये सारा लाइन हिंदी में डाल दिए हैं। और आपको भी 2 कॉपी इसी प्रकार से ट्राई करना है ऐसे सवाल को। हमें उम्मीद है कि आप लोग ट्राई कर पाइएगा और सही से सवाल को बना पाइएगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल आप लोग इसको करके ज़रा देखिएगा, ये सवाल आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण नंबर 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां पर q कोई पूर्णांक है। अच्छा एक बात और दिमाग में आपके चल रहा होगा
वो बात क्या है कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पर सवाल हमसे क्या पूछा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। सवाल तो हमसे ही पूछा गया था, लेकिन हम क्या किए हैं, हम जो है 0 रखे हैं, 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, 3 रखे हैं, 4 रखे हैं, 5 रखे हैं। ऐसा क्यों किए हैं? हम डायरेक्टे 1 नहीं रख सकते थे क्या? डायरेक्टे हम 3 न रख सकते थे क्या? डायरेक्टे हम 5 नहीं रख सकते थे क्या? है ना, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि डायरेक्ट हम 1 रख देते, डायरेक्ट हम 3 रख देते, 5 रख देते। ये 0 रखने की, 2 रखने का, 4 रखने का झमेला क्यों पाले हैं हम, है ना? ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपसे सम पूछे या विषम पूछे, यहाँ विषम पूछा है ना, आपसे सम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपसे सम पूछे या विषम पूछे, आपको यही तरीका अपनाना है, बारी बारी से ये आपको जाना है, ठीक है। और जहाँ पर सम पूछेगा तो यहाँ पर आपको लिख देना है लास्ट में। अगर सम पूछता तो कौन कौन आंसर होता? सम पूछता तो एगो आंसर ये होता, एक आंसर 2 वाला होता और एक आंसर होता अपना 4 वाला, ठीक है। ये आंसर होता, लेकिन बनाने का तरीका बनाते हम इतना ही तक, ठीक है। और यहाँ लिख देते कि अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक सम यहाँ लिखते, यहाँ पर लिखते सम पूर्णांक 6q या 6q+2 या 6q+4 के रूप का होता है। रटिए नहीं चीज़ों को, समझिए। जब तक समझिएगा नहीं, दिमाग डेवलप नहीं करेगा, और दिमाग डेवलप नहीं करेगा, मैथ को समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो मैथ को समझने के लिए आपको जो है सोचना पड़ेगा, रटना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जो एग्जाम्पल के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, ये एग्जाम्पल आप लोग अच्छा से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q, सम पूर्णांक कहाँ है तो 2q, देखिए सम पूर्णांक कहाँ है, यहाँ सम भी कह रहा है, सम पूर्णांक कह रहा है, तो सम पूर्णांक 2q के रूप में, और विषम पूर्णांक कह रहा है, विषम पूर्णांक कह रहा है किस रूप में, तो विषम पूर्णांक कह रहा है 2q+1 के रूप में, ठीक है। तो आपको वैसे ही बनाना है। इसमें b का मान कितना होगा, तो इसमें b का जो मान होगा वो b का मान आपका हो जाएगा 2, b का मान कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो b का मान यदि 2 है तो r का मान कहाँ तक जाएगा, 0 और 1, क्योंकि b का मान 2 है तो पता है ना आपको कि b से 1 कम तक जाता है r का मान, तो 0 या फिर 1 आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार आपका बन जाएगा 2q+0, क्योंकि 2q+, यहाँ पर लिखिएगा a बराबर bq+r, और b का मान डालिएगा 2, तो क्या बनेगा a बराबर 2q+r बनेगा। उसमें r का मान डालिएगा 0, तो 2q+0 हो जाएगा, यानी a बराबर सीधा सीधा 2q कहिएगा। और फिर r का मान रखिएगा 1, तो हो जाएगा a बराबर 2q+1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपका बन जाएगा। तो ये हो गया आपका सम पूर्णांक और ये हो गया आपका विषम पूर्णांक, ठीक है। सिंपल है, बनाना उतना ही है, बस सम और विषम दोनों पूछ दिया है तो दोनों दिखा देंगे हम, ठीक है। अगला सवाल, उदाहरण नंबर 3, ठीक है। सवाल क्या है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप का होता है जहां पर q एक पूर्णांक है। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 क्या लिखा है, 4q+1 लिखा है या 4q+3, ठीक है, इसके रूप का होता है। ये दोनों विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो आपको ये सवाल भी उसी प्रकार से बनाना है। यहाँ पर b का मान जो होगा वो कितना होगा, b का मान 4 हो जाएगा, तो r का मान कहाँ तक जाएगा, 3 तक। r का मान 0 1 2 3, क्योंकि अगर हम 4 से भाग देते हैं ना, 4 से, तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 या 3, इसी में से कोई ना कोई शेषफल आ सकता है, ठीक है। इसीलिए r का मान 0 1 2 या 3। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा सवाल समझ में आ गया होगा और बना भी पाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। देखते हैं अपन अगला सवाल। देखिए इससे जुड़ा हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लेते हैं लगले हाथ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपको समझना जरूरी है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का भी जो वेटेज होता है वो बराबर ही होता है, ठीक है। चलिए देखिए सवाल क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए धनात्मक पूर्णांक है कौन, q, उसके लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, विषम पूर्णांक। तो विषम के लिए क्या बोले हैं चेला, बताइए, जिसके अंत में +1 हो, +3 हो, +5 हो, +7 हो, +9 हो, ये सभी नंबर विषम कहलाता है। तो खोजिए, यहाँ पर +2 लगा है, न होगा। यहाँ +0 रहा होगा, यहो न होगा। यहाँ +1 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना राइट आंसर है। यहाँ 4 है तो ये सम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल समझते हैं। सवाल अपना है कि m के माने m एक धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक।
तो विषम के लिए देखिए ये क्या है 4m+2 लगा है ना, तो ये सम का रूप है, ये नहीं होगा। यहाँ 4m+4 है, ये तो गलती ये है। यहाँ 4m+1 है, तो +1 है ना, तब विषम का रूप यही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, q क्या है अपना धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक देखिए यहाँ धनात्मक विषम नहीं बल्कि यहाँ धनात्मक सम पूर्णांक होता, ठीक है। यहाँ पर काट के यहाँ सम पूर्णांक कर लीजिएगा, सम पूर्णांक, ठीक है। अब सम बोल रहा है ना, तो लास्ट में 2 4 6 8 0 ऐसा होना चाहिए। यहाँ 1 है तो ये तो विषम है ना, 7 है विषम है, 3 है विषम है, तो यही आपका सम है कौन 8q+4, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। सवाल है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। सम संख्या का रूप क्या होगा, m पूर्णांक है तो सम का रूप क्या होगा, क्या m+2 होगा। m+2 सम का रूप न होगा। आप सोचते होइएगा कि लास्ट में 2 है ना +2, तो हो सकता है ना होगा। कैसे ना होगा, देखिए m क्या है धनात्मक पूर्णांक, डालिए इसके जगह पर कोई नंबर। चलिए m का मान डालते हैं 1, तो 1+2 तो कितना हुआ 3 हो गया। आप बताइए सम हुआ क्या, नहीं हुआ सम। इसलिए ना बोले हैं कि केवल आधा अधूरा ज्ञान लेके एग्जाम में बैठेगा तो गलती करके आइएगा। तो m+2 जो है वो आंसर नहीं होगा, ये सम का रूप नहीं हो सकता है। सम का रूप होता कब, जब यहाँ पे सम संख्या होता तब। तो देखिए इसमें देखिए क्या है, इसमें लिखा है 2m+1, यहाँ सम संख्या है तो क्या होगा सम का रूप ना, क्यों, क्योंकि यहाँ विषम संख्या है। यहाँ भी सम होना चाहिए तब ना होगा सम का रूप। जैसे 2m देखिए 2m आपका सम का रूप है। कैसे, डालिए m का मान डालिए धनात्मक पूर्णांक, तो 2 गुना m के जगह पर 1 तो कितना हुआ 2 हुआ, 2 गुना m के जगह पर 2 4 हुआ, 2 गुना m के जगह पर 3 6 हुआ। देखिए हर बार सम संख्या बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि m कोई पूर्णांक है तो सम संख्या का रूप क्या होगा 2m जो है होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक नंबरी है, एक नंबरी अब नहीं है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 4 बीटीसी के अंदर का, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 4 देखते हैं हम लोग, ठीक। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है जरा उसको देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए यहाँ पर सवाल सम विषम की नहीं है, सवाल उसी प्रकार का है जैसा हम लोग सवाल दूसरा पढ़े हैं, ठीक है। उसमें सम विषम की चर्चा की गई थी, लेकिन यहाँ पे सम विषम का चर्चा नहीं किया गया। यहाँ पर लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या लिखा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। लिखा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जो है छप जाना चाहिए। इस सवाल को हम बनाते हैं, यहाँ सम और विषम इसकी चर्चा नहीं की गई है, तो सम विषम आपको दिखाना नहीं है, ठीक है। फिर करना क्या है वो समझिए। इसको ट्राई करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। चलिए एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे हल। चलिए यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि, शुरुआत करेंगे उसी प्रकार से जैसे हम सवाल नंबर 2 को किए थे, ठीक है। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे a मान लेंगे, ठीक है। तथा b का जो मान होगा, b का मान वो कितना होगा, इसमें 3 होगा b का मान, इसमें b का मान 3 होगा, क्योंकि हमको क्या लाना है 3m या 3m+1 लेके आना है, ठीक है। इसीलिए b का मान जो होगा वो क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर b का मान 3 है तो यहाँ लिखेंगे जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, लेकिन r से बड़ा क्या होता है b, इसीलिए r का मान कहाँ तक 3 है b का मान, तो r का मान 2 तक जाएगा, मानी 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है a बराबर bq प्लस r होता है, ठीक है, लिख दिए। चलिए अब इसमें क्या करना है, b का मान कितना है 3 है, डाल दीजिए 3q + r,
ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक जो है काम वही, मतलब जिस तरह से सवाल नंबर 2 में काम किए थे सेम काम है। आप मिला के देख लीजिए, सवाल नंबर 2 का जो है काम यहाँ तक भी सेम है, और सवाल नंबर ये चौथा है इसका भी काम यहाँ तक सेम है। ठीक है, यहाँ पर सवाल टर्न लेगा। अब कहाँ पर टर्न लेगा वो आपको हम सब समझाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, इसीलिए समीकरण फर्स्ट में आर का मान चेंज करना है। कितना रखना है? पहले रखना है 0। आंसर हमको ये दिखाना है, सम भी सम नहीं है, ये हमको दिखाना है 3m या 3m+1 के रूप में। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए r बराबर रखेंगे पहले 0 रखने पर, 0 रखने पर तब ये हो जाएगा, तब ये होगा a बराबर 3q प्लस में r के मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस में 0 का वैल्यू नहीं है तो a बराबर हो जाएगा सीधा 3q हो जाएगा। अब आप कह रहे होइएगा, सोचते होइएगा कि गुरुजी यहाँ तो 3q के रूप में आ गया, जबकि हमको 3m के रूप में दिखाना है। तो आपके BTC बुक में संकेत में, ये सवाल नंबर 4 है ना, इसके नीचे में देखिएगा संकेत में कुछ लिखा हुआ है। संकेत में लिखा हुआ है कि यह मान के चलिए कि धनात्मक पूर्णांक कोई x है, और तब इसको जब आप बनाते हैं यूक्लिड के कथन पर तो वो निकल के आएगा 3q+1 3q+2। ठीक है, इस रूप में आएगा, जैसा कि यहाँ पर भी आ रहा है 3q के रूप में आ रहा है। जब इस रूप में आएगा ना तो उसको वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। सवाल में जो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये मेन है इसमें वर्ग, तो वर्ग आपको करना पड़ेगा ना। तो वहाँ तक आने के बाद आपको वर्ग करना है, 3q के रूप में आने के बाद, 3q+1 के रूप में आने के बाद, और 3q+2 के रूप में आने के बाद आपको स्क्वायर करना है दोनों तरफ। ठीक है, और तब उस स्क्वायर को 3q के रूप में, सॉरी 3m के रूप में, 3m+1 के रूप में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो प्रोसेस वही है जो कि सवाल नंबर 3 में किए थे, मैंने 2 में किए थे। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा चेंज होगा। अब प्रोसेस क्या बदलेगा? यहाँ पर लिखेंगे कि अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ, ठीक है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों साइड करना है वर्ग। a पर भी करना है वर्ग और इधर 3q पर भी करना है आपको वर्ग, दोनों साइड करना है वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वर्ग से वर्ग कट जाएगा, माने स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, तो ये a बराबर 3q ही बचने वाला है। ठीक है, चलिए अब वर्ग करने के बाद क्या करना है, तो अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ इसको हम बांट दिए, a का वर्ग कर लीजिए। a का वर्ग कितना होगा? a का वर्ग होगा a²। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर 3q का वर्ग, माने 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, q का स्क्वायर q के पावर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब 9q² को तोड़ना है हमको। ठीक है, क्योंकि m के रूप में दिखाना पड़ेगा ना, तो तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो यह आपका जो है a² जैसे है वैसे ही रहेगा, बराबर इसको लिखेंगे 3 × 3q², 3 × 3q²। इसमें से 3 को निकाल लिए। ठीक है, 3 को इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमारे आंसर में 3 हमको चाहिए। ठीक है, और फिर m चाहिए। चलिए m लाएंगे, कैसे लाएंगे? तो पहले 3 ले लीजिए, इसमें से 3 निकालिएगा तो एक भाग बनेगा 3 का और एक भाग बनेगा 3q² का। ठीक है, अब जो 3q² है ना, ये हमको आंसर में नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, जहाँ पर 3q² बराबर क्या? m मान लीजिए। ठीक है, m मान लीजिए। तो अगर हम m मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a² बराबर 3 × 3q² के बदले क्या आ जाएगा? m आ जाएगा, m। तो इसीलिए ये हो जाएगा a² बराबर क्या? 3m हो जाएगा, 3m। अब बताइए a क्या था? धनात्मक पूर्णांक, तो इसका वर्ग 3m के रूप में आया कि ना आया? अरे a अगर धनात्मक पूर्णांक है तो a² क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अगर 2 हमारा धनात्मक पूर्णांक है तो 2 का वर्ग क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में आ गया ना। हाँ, तो ऐसे ही हमको करना था इसमें। ठीक है, चलिए अब दूसरा आंसर हमको क्या चाहिए था? दूसरा आंसर हमको चाहिए 3m+1। तो चलिए आगे प्रक्रिया करते हैं। फिर से आ जाइए समीकरण फर्स्ट में, यहीं पे आ जाइए। अब इस समीकरण पहला में r का मान 2 रखना है, सॉरी 1 रखना है। r का मान क्या रखे थे अभी हम? 0 रख के और दोनों तरफ वर्ग कर दिए थे। अब r का मान रखना है 1 और फिर करेंगे दोनों तरफ वर्ग। तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः r बराबर 1 रखने पर कहाँ रखेंगे r का मान 1? तो समीकरण फर्स्ट में। क्या है समीकरण फर्स्ट? तो a बराबर 3q + r है ना, तो यहाँ पर रखना है आपको 1। क्या रखना है? 1 रखना है। ठीक है,
तो ये हो गया a बराबर 3q प्लस 1। यहाँ तक आने के बाद फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलिए करते हैं वर्ग दोनों तरफ, मतलब a पर भी आपको करना है वर्ग, a पर भी करना है वर्ग, और उधर क्या है 3q प्लस 1 है, इस पर भी आपको करना है वर्ग। तो यहाँ 3q प्लस 1 पर करिएगा वर्ग, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए a का वर्ग होगा a स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, a का मान हो गया आपका 3q और b का मान हो गया 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पर हो गया आपका 3q, उसके बाद b की जगह पर 1 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस होता है, तो प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू a है ना, तो a का मान हो जाएगा आपका 3q इंटू b, तो b का मान 1, और फिर लास्ट में क्या होता है प्लस b स्क्वायर, तो b मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर जना के तेना बराबर 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q स्क्वायर प्लस में यहाँ से यहाँ गुना है, 3 गुना 6 का 6q होगा, प्लस में 1 का वर्ग आपका 1 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए आंसर में, आंसर में आपको चाहिए था 3m प्लस 1, दूसरा आंसर ये चाहिए था हमको 3m प्लस 1। तो आप क्या करिए, इन दोनों पद में से 3 कॉमन लीजिए, क्योंकि 3 इसमें से कॉमन नहीं, इसमें से 3 कॉमन लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये 3 से कम है ना, तो 3 तो देगा नहीं वो, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से 3 कॉमन लेना है, 3 लेना है, माने a स्क्वायर जना के तेना, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे, 3 से काटेंगे 9 को 3 बार में, ये q स्क्वायर जना है वैसे ही रहेगा, प्लस 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 3 से कटेगा 6 2 बार में, और ये q जना के तेना, ब्रैकेट बंद, क्योंकि इन दोनों में से ही केवल ये है 3 कॉमन, अब बाहर में प्लस 1 है। ठीक है, अब इसके बराबर ब्रैकेट के बराबर क्या देना है आपको, क्योंकि आंसर में हमको चाहिए 3m प्लस 1, तो भाई 3 तो है प्लस 1 भी है, यही आपका ब्रैकेट वाला एक्स्ट्रा बन रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। ठीक है, इसके बराबर आपको m मान लेना है। ठीक है, तो अगर m मानते हैं उसके बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना a स्क्वायर बराबर 3, और ये सारे के बदले आ जाएगा m अब प्लस में 1, तो दूसरा आंसर आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, एक आंसर हो गया a स्क्वायर बराबर 3m, और एक आंसर हुआ a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप में, और यही चीज़ें जो है अपने को दिखाना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। इसका हिंदी भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि सवाल नंबर 2 में लिखे थे वैसे ही इसका भी हिंदी हमको लिखना पड़ेगा। अब वो हिंदी क्या होगा, तो ज़रा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर आपको नीचे करके दिखा देंगे हम। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा ही लिखाएगा, इसका वैसे ही लिखेंगे, सवाल का हिंदी लेते हैं हम, सवाल का हिंदी काटते हैं। ठीक है, अब वो हिंदी क्या होगा समझिए, यहाँ लिखना है हिंदी में कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, सवाल में वर्ग लिखा था, वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, रूप का हो सकता है, ऐसा यहाँ पर हम लिखेंगे। अब ये हो सकता है इसलिए क्योंकि बताइए इसके बदले हम यहाँ m माने थे ना, इस सब के बदले m माने हैं ना यहाँ पर, तब ना हुआ है, नहीं तो m कहाँ से आता, नहीं ना आता, इसीलिए हो सकता है मानने के ऊपर। ठीक है, तो ये हिंदी आपको जो है यहाँ पर लिख देना है लास्ट में, ऐसा हिंदी आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक सम पूर्णांक विषम पूर्णांक का बातें नहीं है, तो क्या लिखेगा सम विषम, सीधे लिखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। बात समझ में आ गया, तो ये रहा आपका जो है इस सवाल का प्रोसेसिंग रहा। इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं ताकि आपको जो है नोट करने में सुविधा हो सके। चलिए स्क्रीनशॉट आप इसको जो है साइज कर दिए हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि 5वां क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंसते हैं, उस सवाल को आपको हम बनाकर दिखाते हैं बड़े ही आराम से, बड़े ही बढ़िया तरीका से। 5वां सवाल समझने के लिए आपको ये वाला सवाल फिर दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे इस सवाल को समझने के लिए सवाल नंबर 2 दिमाग में रखना पड़ा था,
क्योंकि उसी पे आधारित ये सवाल बना है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चेंज हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार सवाल नंबर अगला पढ़ने के लिए यानी 5वां पढ़ने के लिए चौथा वाला को दिमाग में रखिए, 5वां वाला आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं सवाल नंबर 5वां, ठीक है। चलिए सवाल क्या है हमारा, सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे घन, यहाँ पे लिखा है घन, और उस वाले सवाल में क्या लिखा था, उस वाले सवाल में लिखा था वर्ग, और यहाँ क्या लिखा है घन, ठीक है। किस रूप में, 9m के रूप में, 9m + 1 के रूप में, 9m + 8 के रूप में होता है। यहाँ 3 को दिखाना है, एगो 9m के रूप में दिखाना है, एगो 9m + 8 के रूप में दिखाना है, सॉरी 2 के रूप में दिखाना है, और सॉरी 1 है ना, 1 है, 9m + 1 है, और एगो 9m + 8 के रूप में दिखाना है। ये 3 को दिखाना है अपने को, ठीक है। चलिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। बस यही चेंज इसमें है कि वहाँ वर्ग था तो यहाँ पर घन है। चलिए बड़े ही आराम तरीका से, बड़े ही आराम से आपको हम बना कर दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पहले धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे यहाँ पे a, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए, a मान लिए, तथा b का मान कितना हो जाएगा, इसमें b का मान 9 होगा। b का मान कितना होगा, 9, क्योंकि क्या दिखाना है, 9m, 9q प्लस सॉरी 9m + 1, 9m + 8, माने इसमें q का मान कितना, सॉरी b का मान कितना होगा, 9, b का मान 9, बोले थे b का मान चेंज होते रहता है, तो b का मान कितना हो गया, इसमें 9 हो गया। जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, लेकिन r से बड़ा b, इसीलिए r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, क्योंकि b का मान 9 है ना, तो r का मान 8 तक जाएगा, ठीक है। तब लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए क्या होता है, a बराबर BQ + R होता है, ठीक है। a बराबर BQ + R, इसमें क्या करना है, b का मान रखना है कितना, 9, तो a बराबर हो जाएगा 9q + R। इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। अब इसी समीकरण में क्या करना है, बारी बारी से मान चेंज करते जाना है। पहले रखना है 0, फिर 1, फिर 2, तो लिखेंगे इसीलिए r बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर, ठीक है। r का मान रखेंगे 0, तो क्या होगा, a बराबर 9q + में 0, क्या हो जाएगा, a बराबर 9q + R है ना, तो +0 हो गया, तो a बराबर सीधा हो जाएगा 9q, क्योंकि प्लस माइनस में 0 का वैल्यू नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक लाने के बाद, यहाँ तक तो पिछले सवाल में आया था, पीछे वाले सवाल में भी यहाँ तक आ गया था। यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, आपको दोनों तरफ घन करना है, जैसे उस वाले सवाल में, इससे पहले वाले में सवाल नंबर 4 में क्या करना था, दोनों तरफ वर्ग, इसमें दोनों तरफ घन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अब दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर यहाँ लिखेंगे अब दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है, क्या करने पर, घन करने पर, यानी a पर भी करना है घन, आपको a पर भी करना है घन, तो a का घन बराबर 9q पर आपको करना है घन, तो इसका भी घन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a का घन क्या होता है, AQ, और 9 का घन कितना होता है, 729। अरे 9 का घन का मतलब हुआ 9 × 9 × 9, 3 बार लिखिएगा ना, 9 × 9 × 9, तो 729 होगा, और q का घन कितना होगा, q का पावर 3, ठीक है। अब क्या चाहिए, आंसर में हमको क्या चाहिए था, आंसर में चाहिए था 9m + 1, और एगो 9m + 8 चाहिए था, है ना, ये चाहिए थे आंसर में। तो 9m चाहिए, माने m चाहिए हमको, माने ये q नहीं चाहिए और 9 चाहिए। तो क्या करना है, ये AQ जेना है वैसी रहने दीजिए, इसमें से 9 लीजिए कॉमन, 9 से काटिए इसको, 9 से काटिएगा ना, 729 को 9 से काटिएगा तो 9 × 8 = 72, ठीक है, और ये 9 बच गया, तो 9 × 1 = 9, यानी 81 बार में कटेगा, तो 9 × 81 q के पावर 3 लिख सकते हैं, किसको 729 q के पावर 3 को। अभी जो ब्रैकेट यहाँ जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये जो दिख रहा है 81 q के पावर 3, ये हमको नहीं चाहिए, इसके बदले m चाहिए, तब ना होगा 9m। तो यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में, जहाँ
81 क्यू के पावर 3, 81 क्यू के पावर 3 के बराबर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये क्या बन के आएगा, तो ये बन के अपना आएगा ए क्यू बराबर क्या 9 एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 एम। क्यों, क्योंकि 81 क्यू के पावर 3 के बदले क्या आ गया, एम आ गया। ठीक है, एम आ गया। तो एगो आंसर तो अपना यहाँ से क्लियर हो ही गया है। अब दूसरा आंसर हमको चाहिए, तो चलिए फिर से आते हैं समीकरण पहला की ओर। इसमें रखे पहले 0 और फिर दोनों तरफ घन किए थे, अब रखेंगे इसके जगह पर कितना 1 रखेंगे। यहाँ लिखेंगे पुनः 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 आर बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर, 1 रखने पर। ठीक है, तब ये हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 9 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। एम के जगह सॉरी आर के जगह पर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हो गया ए बराबर 9 क्यू प्लस 1। इतना तक करने के बाद दोनों तरफ घन कर देना है। ठीक है, तो लिखेंगे अब दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, घन करने पर। ठीक है, चलिए घन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पेस लगा देते हैं, लाइनिंग खींच देते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो घन करना है, माने ए पर भी घन करना है आपको, तो ए का घन हो जाएगा यहाँ पे ऐसे ए क्यू, और यहाँ पे 9 क्यू प्लस 1 पर घन करना है, 9 क्यू प्लस 1 पर घन करना है। तो ये ए प्लस बी के होल क्यू पर चला जाएगा। कहाँ पर जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू लगेगा यहाँ पे, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू लगेगा यहाँ पर। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस बी क्यू, ये आपका होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसी पर तोड़ना है हमको। चलिए तोड़ते हैं इसको हम। यहाँ ए का घन करेंगे तो क्या होगा, ए क्यू हो जाएगा बराबर यहाँ ए प्लस बी का होल क्यू, माने ए का मान हो गया 9 क्यू और बी का मान हो गया 1। तो पहले क्या होता है ए क्यू, ए मतलब क्या 9 क्यू, 9 क्यू हो गया ए का मान, तो 9 क्यू का क्यू करेंगे प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का मान कितना 9 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू बी है तो बी का मान 1 हो गया, और फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए का मान कितना है 9 क्यू गुना बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और लास्ट में प्लस बी क्यू है ना, तो बी का मान कितना है 1 है, तो 1 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ए क्यू जना कि तेना बराबर 9 का घन कितना होगा 729, 9 का घन कितना होगा 729, और क्यू का घन कितना होगा क्यू का पावर 3 प्लस यहाँ से यहाँ पूरा गुना में है, लेकिन इस बीच में आपको एक वर्ग भी दिख रहा होगा, तो पहले वर्ग कर लीजिए बाद में गुना कर लेंगे। ठीक है, पहले रहने दीजिए 3 गुना 9 का वर्ग 81 क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर। ठीक है, और गुना 1 रहने दीजिए, प्लस में 3 गुना 9 क्यू और गुना 1 का वर्ग 1 रहने दीजिए, प्लस 1 का घन 1। ठीक है ना, चलिए अब क्या करें हम, तो अब समझिए यहाँ पर क्या करना है आपको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे गुना कर लीजिए। गुना कहाँ पर करना है, गुना यहाँ करना है और गुना यहाँ करना है। ठीक है, ए क्यू जना है वैसे ही बराबर 729 क्यू के पावर 3 प्लस में 81 तिया 3 1 3 8 तिया 24 243 क्यू के पावर 2 प्लस में 9 तिया 27 क्यू और प्लस में 1। ठीक है, गुना कर लिए। अब आपको ये देखिए आंसर क्या चाहिए, दूसरा आंसर चाहिए हमको 9m + 1 चाहिए ना। तो क्या करना है आपको 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है, तो ए क्यू रहने दीजिए। ठीक है, 9 इसमें से लेंगे, इसमें से लेंगे और इसमें से लेंगे, क्योंकि ये तो 1 है ना, तो 1 तो देगा नहीं 9, तो 9 कॉमन ले लेंगे, केवल 9 कॉमन लेना है आपको। ठीक है, 9 लीजिएगा कॉमन तो ये कटेगा 81 बार में 81, और ये क्यू के पावर 3 जैसे वैसे ही रहेगा, प्लस का चिन्ह 9 से काटेंगे 243 को। ठीक है, तो 9 दूना हो जाएगा 18 और 9 से कितना होगा 63, यानी 27 बार में कटेगा क्यू के पावर 2, प्लस में 9 से काटेंगे 27 को 3 बार में कटेगा 3 क्यू ब्रैकेट बंद, और प्लस ये 1 बाहर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये 9 दे नहीं सकता, इसीलिए इसको रखेंगे बाहर 1 को। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको ये वाला नंबर नहीं चाहिए, ये सारा हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके बदले क्या मानेंगे m मान लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे जहाँ क्या लिखेंगे 81 क्यू के पावर 3। ठीक है, प्लस 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 3 क्यू बराबर
एम लिख लेंगे, यानी इन सभी के बदले क्या लेना है हमको, एम लेना है। तब ये बन के क्या आएगा, ए क्यू बराबर 9, और इस सब के बदले क्या आ गया, एम आ गया, प्लस में 1 आ गया। तो दूसरा आंसर अपना जो है ये क्लियर हो गया घन में। ठीक है, अब हमको तीसरा आंसर चाहिए था। तीसरा आंसर क्या चाहिए, ये नहीं है अपना, ये नहीं है। ठीक है, तीसरा आंसर हमको चाहिए 9m + 8। देखिए ये प्रोसेस है, तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप लोग सीरियल से काम करते जाइएगा तो पक्का है कि आंसर तक पहुँच जाइएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब अगला आंसर हमको क्या चाहिए, 9m + 8। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए जब रखे हैं 0 तो एक आंसर क्लियर हुआ 9m, जब रखे हैं 1 तो दूसरा आंसर हुआ क्लियर 9m + 1, और जब तीसरा आंसर हमको चाहिए तो उसके लिए करना पड़ेगा n मतलब r के मान हमको क्या देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। ठीक है, 2 रखिएगा r का मान तो क्या निकल के आएगा। अगला क्या करना है हमको, r के मान 2 रखना है, तो यहाँ लिखिएगा पुनः r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर। ठीक है, r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखने पर तब ये क्या बन के आएगा, तब बन के आएगा ये a बराबर 9q + 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में दोनों तरफ क्या करना है, घन कर देना है, दोनों तरफ घन करना है, इधर भी घन और इधर भी घन। इधर फिर a + b के होल के ऊपर तोड़ देना है और यहाँ भी तोड़ लेना है, और फिर फार्मूला पर जो है इसी तरह से 9 कॉमन लेके सजा लेना है। आपका आंसर पक्का है कि तो तीसरा आंसर जो है 9m + 8 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हिंदी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब वो हिंदी क्या लिखिएगा आप वो समझिए। हिंदी के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अतः, यहाँ लिखना पड़ेगा अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, उसमें वर्ग था इसमें घन है, यहाँ लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ये निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये निकाल लीजिएगा, r के मान 2 रख के दोनों तरफ घन कर इसी प्रकार से m के रूप में मान के आप निकाल लीजिएगा 9m + 8 के रूप में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हिंदी लिखिएगा आप लोग। हिंदी क्या लिखना है आपको, हिंदी लिखना है कि अतः 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 कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, घन किस रूप में, 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। ठीक है, हो सकता है लिखना है यहाँ पे, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ऐसा आपको लिख देना है हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन बन गया और आपको जो भी है नंबर आपको मिल जाएगा, जो भी एग्जाम में जितना नंबर भी है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ उसमें छोड़ दिए हैं, वो जो है बोले हैं ना आपको 2 रख के बनाने के लिए, वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं वो सारा एक ही तरह के क्वेश्चन हम आपको लाइन से नहीं पढ़ाएंगे बीटीसी, लेकिन हाँ जो भी पढ़ाएंगे एक वीडियो में सारा बीटीसी के अंदर के उस चैप्टर के जितने भी एक तरह के सवाल है सबको लेकर आएंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको समझने में जैसे होगा मतलब जैसे सुविधा होगा वैसे ही आपको हम समझाने वाले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपना जो है राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।